वेलकम एवरीवन। आइए अभी हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 4 द मुग़ल एम्परर्स। इस चैप्टर में हम मेनली मुग़ल डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर से लेकर के उनके कल्चर तक को हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर से पहले आपने चैप्टर 3 में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा कि कैसे जो आखिरी शासक था दिल्ली सल्तनत का, आखिरी डायनेस्टी से, जो लोधी डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी से आखिरी जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो है पहला बैटल हुआ था पानीपत का, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था और बाबर ने यहाँ पर भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए इसको चैप्टर के अंदर रीड करेंगे अभी। रूलिंग एज ए large territory as the Indian subcontinent with a such diversity of people and culture was an extremely difficult task for many rulers to accomplish in Middle Ages। देखिए, हमारा जो देश है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर पाया जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, खान पान अलग है। तो इसी कारण से लोगों को, शासकों को, जो यहाँ पे राजा रहे हैं, उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। इनसे उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what it had to seem to be possible for only short periods of time। Quite in contrast, contrast का मतलब होता है कि किसी चीज़ के विपरीत होना, के विडंबना होना। तो इसके विपरीत जो उनके प्रेडिसेसर्स थे, जो शासकों के जो पूर्वज थे, जिसको हम मुग़लों के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रूलिंग डायनेस्टीज़ आई या उससे पहले की जो रूलिंग डायनेस्टीज़ आई, वैसे दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो मुग़ल से पहले आए थे, तो मुग़ल्स के प्रेडिसेसर्स रहे थे। ठीक है, द मुग़ल्स क्रिएटेड एन एम्पायर, तो मुग़लों ने भी एक अपना साम्राज्य बनाया, जैसे दिल्ली सल्तनत में अलग अलग राजाओं ने अपना साम्राज्य बनाया था। एंड एक्म्प्लिश्ड व्हाट हैड हिटरटो सीम्ड पॉसिबल, और एक्म्प्लिश मतलब कि उस काम को पूरा किया। ठीक है, और हिथैर्टो का मतलब होता है कि उस समय तक या फिर अब तक, कि ये जो संभव नहीं लगता था कि किसी राज्य के ऊपर, जिस देश के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हों, तो वहाँ पे शासन करना कितना मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को भी मुग़लों ने एकम्प्लिश किया, हासिल किया अपनी युद्ध से। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। तो 16th सेंचुरी के जो हाफ जो पार्ट आया, तब उन्होंने 16th सेंचुरी का मतलब कि भी 1550 के आसपास, ठीक है, 1500 से 1600 का 16th सेंचुरी कहलाएगी। तो जब बाबर भारत आया था, उसने युद्ध किया था इब्राहिम लोधी के साथ, तो वो आया था 1526 में। ठीक है, 1526 में आया था। तो इसी के आसपास ये बता रहा है चैप्टर में भी। फ्रॉम द हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली, तो उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया, ठीक है, आगरा से दिल्ली तक। अनटिल इन द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल्ड नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और 17th सेंचुरी आते आते उन्होंने लगभग कंट्रोल कर लिया था पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, महाद्वीप के अंदर। दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल्स, तो उन्होंने इम्पोज मतलब लागू करना या ज़बरदस्ती थोपना किसी चीज़ के ऊपर। तो दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका था, शासन करने का, उन्होंने वो लागू किया। और जो गवर्नेंस के जो आइडिया थे, मतलब
कि जिस तरीके से वो अपना राज्य चलाते थे वो भी लंबे समय तक के लिए रहा। लिविंग ए पॉलिटिकल लिगेसी, और उनकी राजनीतिक एक लिगेसी क्या होती है कि जो चीज़ हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, जो हमें जन्म से जो मिलती है। तो लिविंग ए लिगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। तो ऐसे रूलर्स के लिए मुगलों ने लिगेसी छोड़ी, ऐसी संपदा छोड़ी जो उनके आने वाले रूलर्स के लिए भी जो है बेनिफिशियल रही, लाभदायक रही, और जिससे वो हम मना नहीं कर सकते भी। हम इग्नोर क्या होता है, किसी चीज़ को टालना, तो वो उनके लिए सही साबित रही। ठीक है, रूलर्स के लिए। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे शासक भी रहे मुगलों के अंदर जो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे, योग्य नहीं थे शासन करने के लिए। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑफ on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors। और आज के दिन भी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश को संबोधित करते हैं। एड्रेस मतलब संबोधित करते हैं। जो दिल्ली का जो राजपथ है रेड फोर्ट के ऊपर, ठीक है, रैम्पार्ट्स है, तो वो किसी ज़माने में किसी टाइम पे मुग़ल एम्परर्स का रहने का स्थान हुआ करता था। रेजिडेंस मतलब निवास स्थान। हु वर द मुगल्स। तब क्वेश्चन आता है कि भी मुगल्स थे कौन, भारत में आने से पहले उनका क्या अस्तित्व था, ये हम देखते हैं। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स। तो मुग़ल जो हैं वो दो लाइनेज मतलब दो वंशावली जो है उसके उत्तराधिकारी रहे हैं। फ्रॉम देयर मदर साइड, अपनी मदर की तरफ से तो वो डिसेंडेंट्स थे, मतलब उनके उत्तराधिकारी थे गेंगिस खान, ठीक है, जिसकी डेथ हुई थी 1227 में। तो अपनी मदर की साइड से थे वो गेंगिस खान की लाइनेज से थे। और जो मंगोल रूलर है, द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। तो गेंगिस खान वो मंगोल रूलर है जिसने चाइना और सेंट्रल एशिया के ऊपर कई सालों तक शासन किया था। फ्रॉम देयर फादर्स साइड दे वर सक्सेसर्स ऑफ तिमूर, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। और अपनी फादर की तरफ से जो उनकी वंशावली है वो है तिमूर के उत्तराधिकारी हैं। तिमूर एक शासक था ईरान का, इराक और जो टर्की है मॉडर्न डे प्रेजेंट डे के अंदर उसका शासक। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मंगोल और मंगोल। तो मुगल्स को जो है उस समय तक मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। ऐसा क्यों था, देखिए। दिस वाज बिकॉज गेंगिस खान्स मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद मासैकर ऑफ इननमरेबल पीपल। ऐसा इसलिए था, जो गेंगिस खान था जो उनकी मदर की साइड से जो था, तो जब वो युद्ध लड़ता था तो उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती थी। मासैकर क्या होता है कि बड़े स्तर पर लोगों की जान लेना, ठीक है, लोगों को मारना। तो ऐसे असंख्य लोगों का मासैकर उसको याद आता था बार बार जब वो मंगोल बोलते थे या मुगल बोलते थे। इट आल्सो लिंक्ड विद उज़्बेक्स देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। और ये जो है मुगल डायनेस्टी उज़्बेक से भी रिलेटेड है। उज़्बेक कौन थे, मंगोल के कॉम्पिटिटर्स थे, मंगोल कॉम्पिटिटर्स थे। ऑन द अदर हैंड मुगल्स वर proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398। तो मुगल्स को अपनी जो तिमूर जो वंशावली है उसके ऊपर गर्व है, इसलिए नहीं कि उन्होंने ग्रेट एंसेस्टर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने एक बार दिल्ली के ऊपर कब्जा किया था 1398 में, 1398 में। They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself। और अपनी वो जीनियोलॉजी वंशावली को पिक्टोरियली सेलिब्रेट करते हैं। पिक्टोरियली मतलब कि पिक्चर्स के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू अपने आप को बड़ा बनाते हैं,
कि अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं कि वो तैमूर वंश से रिलेटेड है। तो ये हम देखेंगे। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। अब मुगलों ने अपने मिलिट्री कैंपेन्स क्या होता है? ये सेना अभियान चलाना। तो कब स्टार्ट किए थे यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर? बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर। बाबर जो है पहला मुगल एम्परर है, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 तक था। 1526 में 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फिर जो 5 साल तक ये बैटल ही लड़ता रहा, ठीक है, और 1530 में इसकी डेथ हो गई। तो 1526 में फिर बैटल ऑफ जो चंदेरी आता है, फिर बैटल ऑफ सबसे पहले पानीपत था, फिर बैटल ऑफ घग्गर है। इस तरीके से हम इसको बैटल्स को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो रूलर था मुगल, वो बाबर था। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1498 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। और वो गद्दी पर बैठा था, ठीक है, फरगना में। जो फरगना अफगान जो शासक जो उनकी वंशावली है, तो वो गद्दी पे बैठा 1494 में, जब वो 12 साल का था। He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mongol group, the Uzbeks। और उसको मजबूर कर दिया गया अपनी जो पूर्वजों की जो गद्दी थी, थ्रोन थी, ठीक है, थ्रोन क्या होता है? राजगद्दी। तो उसको वहाँ से हटाने के लिए उसको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि जो मंगोल ग्रुप था, जो दूसरा मंगोल ग्रुप था, देखिए हमने 2 मंगोल ग्रुप के बारे में पढ़े हैं पीछे। एक तो वो मंगोल ग्रुप जो उसकी मदर की साइड से, मदर की जो लाइनेज है उससे बिलोंग करता है, गेंगिस खान के। और दूसरा मंगोल ग्रुप जो था वो उज्बेक्स। तो उज्बेक्स जो थे वो मंगोल्स के कॉम्पिटिटर्स थे, ठीक है, उनसे हमेशा लड़ाई करते थे। तो उनके आक्रमण के कारण जो है बाबर को जो है अपनी एंसेस्ट्रल पूर्वजों की जो गद्दी है वो छोड़नी पड़ी। आफ्टर ईयर्स ऑफ वांडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। तो बहुत ज़्यादा सालों तक घूमने के बाद उसने काबुल को सीज कर दिया, ठीक है। सीज मतलब कि उसको अपने कंट्रोल में ले लिया 1504 में। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, इब्राहिम लोदी। और 1526 में जब फर्स्ट बैटल हुआ पानीपत का, तो उसने जो लास्ट रूलर था लोदी डायनेस्टी का, इब्राहिम लोदी, उसको हराया और कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया दिल्ली और आगरा को। नोट द टेबल 1 चार्ट्स सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ मुगल्स। तो टेबल 1 के अंदर जो हम चार्ट पढ़ने वाले हैं आगे, तो उसमें मुगल्स के कैंपेन दिखाए गए हैं, कौन कौन से अभियान उन्होंने चलाए अपने शासनकाल के दौरान। तो इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से, और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसमें चेंज आया, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक के लिए क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या पैटर्न रहा उसका। यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट अफगान्स वर इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। हमें ये पता चलेगा इस टेबल को पढ़ने से कि अफगान जो थे वो मुगल अथॉरिटी के लिए एक बहुत ज़्यादा थ्रेट थे, खतरा, ठीक है, उनके लिए एक मान सकते हैं कि खतरे का कारण थे। तो नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स। तो ये भी हम देखेंगे चैप्टर 7 के अंदर कि क्या मुगल्स और अहोम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप थी। द सिख्स आल्सो इन चैप्टर 8, ठीक है, सिख के बारे में पढ़ेंगे भी, सिख कैसे रिलेटेड थे मुगल से। और मारवाड़ जो मेवाड़ और जो मारवाड़ जो डायनेस्टी है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, हाउ वाज हुमायूंस रिलेशनशिप विद साफिद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स। और हुमायूं की जो रिलेशनशिप थी, ठीक है, हुमायूं भी मुगल डायनेस्टी का शासक था, तो वो कैसे अलग रही, उसकी जो रिलेशनशिप है, उसका जो संबंध है साफिद खान के साथ कैसे अलग रहा और अकबर के साथ कैसा रहा। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर ऑन औरंगजेब्स रेन एंड हॉस्टिलिटीज इन द डेक्कन।
और गोलकोंडा और बीजापुर जो साउथ के बहुत बड़े क्षेत्र थे उस टाइम पर, तो उनको एनेक्स कर लिया गया। एनेक्स मतलब छीन लिया गया औरंगजेब के शासनकाल में। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इस पार्ट में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक यू।